जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं में गणित विषय में रेखाएं और कोण, इसका अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, ज्यामिति के अगर आधारभूत परिभाषाओं को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो ज्यामिति को हल करने में हमें समस्याएं नहीं आती। ज्यामिति को हल करने में सबसे बड़ी समस्याएं आती है कि उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उन शब्दों की परिभाषाएं और उनकी विशेषताएं हम नहीं जानते हैं। इसलिए कक्षा 9वीं की जो ज्यामिति है वो यहीं से प्रारंभ होती है और बिल्कुल आधारभूत शब्दों का प्रयोग करके ज्यामिति का प्रारंभ किया गया है। तो यदि आप इनकी परिभाषाओं को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो इन पदों का प्रयोग करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी विषय वस्तु है वही आधारभूत पद एवं परिचय ज्यामिति के, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है रेखा। तो दोस्तों, रेखा को परिभाषित तो नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि हमने यूक्लिड्स की ज्यामिति में यूक्लिड्स के द्वारा एक साधारण परिभाषा दी गई थी, उसको अंतर्ज्ञानात्मक तरीके से समझने का प्रयास किया था और इसको एक अभिग्रहित के रूप में लिया गया। जैसे कि यूक्लिड्स ने कहा था, चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। ऐसी लंबाई जिसमें चौड़ाई ना हो उसको रेखा कहते हैं, समझाने का प्रयास किया था। लेकिन उसकी इस अभिधारणा अभिग्रहित को इसी प्रकार से मान्य कर लिया गया। लेकिन रेखा अपरिभाषित शब्द से हम रेखाखंड को परिभाषित कर सकते हैं। रेखा के एक भाग को जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। रेखा का एक भाग है, मान लिया ये एक रेखा है और इसका एक भाग है जिसके दो अंत बिंदु हैं, तो फिर ये ए बी एक रेखाखंड कहलाता है। दोस्तों, रेखाखंड ए बी को इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन हम इसको प्राय ऐसा लिखते नहीं हैं, लेकिन इसका संकेत इस प्रकार से। इसके बाद आता है दोस्तों किरण। किरण भी रेखा का एक भाग होता है, लेकिन इसका एक ही अंत बिंदु होता है। उदाहरण के लिए ये रेखा का ही एक भाग है जिसका एक अंत बिंदु है, तो इसको हम किरण कहेंगे। रेखा के एक भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसको हम किरण कहते हैं और इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसके बाद दोस्तों संरेख बिंदु। संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु ये निर्देशांक ज्यामिति में भी पढ़ने में आते हैं। तो संरेख बिंदु तो दो से अधिक बिंदु यदि एक ही सरल रेखा पर आते हों तो संरेख बिंदु कहलाते हैं, और यदि वह एक ही सरल रेखा पर नहीं आते हैं तो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों ये 3 बिंदु लिए मैंने, 2 से अधिक कितने भी बिंदु ले सकते हैं। अब 2 बिंदुओं को मिलाकर के अगर मैंने एक रेखा को बनाया, अभी हमने 2 बिंदुओं को मिलाकर के बनाया, और इसी रेखा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो तीसरा बिंदु भी इस पर ही आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये संरेख बिंदु है। लेकिन अगर मैंने दोस्तों 3 बिंदु बनाए और किसी 2 बिंदु को मिलाकर के अगर मैं एक रेखा खींचता हूं तो वो कोई सा एक बिंदु छूट जाता है, वो अलग रह जाता है, वो उसी एक ही रेखा पर नहीं आता। आप कहेंगे कि इन 2 बिंदुओं को मिलाकर के एक रेखा खींच लो, तो अगर मैं इन 2 बिंदुओं को मिलाकर के एक रेखा खींचता हूं तो ये वाला बिंदु छूट जाता है। अगर ये तीनों ही बिंदु एक ही रेखा पर आ जाते हैं तो हम इसको कहेंगे संरेख बिंदु। लेकिन अगर एक ही रेखा बनाने पर कुछ बिंदु उस रेखा पर नहीं आते हैं तो ऐसे बिंदुओं को हम असंरेख बिंदु कहते हैं। तो ये इनकी आधारभूत परिभाषा है जो आपको लंबे समय तक काम में आएगी, इसलिए इनको भली भांति समझ भी लें और दोस्तों याद भी कर लें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों, वो है कोण। अब आपके पूरी ज्यामिति में कोण और उनसे संबंधित जानकारियाँ ज़्यादा उपलब्ध रहेंगी। अब हम कोण किसे कहेंगे, तो हम इसको 2 तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि 2 किरणों के बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु हो
इस प्रकार बनने वाली आकृति को कोण कहेंगे। या एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हों, एक ही बिंदु से यदि दो किरणें निकलती हों तो इस प्रकार बनने वाली आकृति को हम कोण कहेंगे। तो दोस्तों जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको कोण का शीर्ष कहा जाता है, और जो किरणें हैं इनको भुजाएं, आर्म्स या साइड कहा जाता है। तो इस प्रकार एक ही बिंदु से यदि दो किरणें निकलती हैं या दो किरणों का एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो इस प्रकार बनी आकृति को कोण कहा जाता है। अब इन भुजाओं के फैलाव से विभिन्न प्रकार के कोण बनते हैं। तो आइए हम समझते हैं इसके एक के बाद एक कोणों के नाम और उनकी परिभाषा। तो दोस्तों सबसे पहला जो कोण है उसका नाम है हमारे पास शून्य कोण। अगर ये दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर आ जाएं तो इनके बीच बनने वाला कोण शून्य कोण होगा। उदाहरण के लिए ये पहली किरण है और इसी के ऊपर दूसरी किरण भी आ जाए, दूसरी भुजा भी आ जाए, ये हमने बना दी तो ये कहलाएगा शून्य कोण, क्योंकि इस स्थिति में इन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण शून्य कोण होता है। शून्य कोण से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों शून्य कोण के थोड़ा आगे बढ़ने पर बनता है आपका न्यून कोण। यदि दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बनने वाला कोण न्यून कोण कहलाता है। तो यदि 0 से ज़्यादा और 90 से कम यदि कोण हो तो हम कहेंगे कि वो न्यून कोण कहलाता है, अर्थात 0 से तो ज़्यादा लेकिन 90 से कम। तो इस प्रकार के कोणों को हम कहेंगे दोस्तों न्यून कोण। लेकिन अगर ठीक 90 डिग्री का कोण बनता है, बराबर 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसको हम कहते हैं समकोण। यदि इन दोनों के बीच बनने वाला कोण ठीक 90 डिग्री का है तो दोस्तों वो कहलाता है समकोण। अगर कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो वो कहलाएगा दोस्तों अधिक कोण। यदि कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 से कम हो, या कहें कि 90 डिग्री और 180 के बीच हो, 90 डिग्री और 180 के बीच का जो कोण है दोस्तों वो कहलाएगा आपका अधिक कोण। इस प्रकार से तो ये अधिक कोण की रचना करता है। लेकिन अगर ठीक 180 डिग्री हो जाए, हमने कहा 90 से अधिक और 180 से कम, अगर ठीक 180 डिग्री का कोण हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सरल कोण या ऋजु कोण भी कहा गया। ऋजु रेखी कोण, ऋजु कोण या सरल कोण भी कहा गया। तो दोस्तों देखिए, शून्य से हमने स्टार्ट किया, ठीक 0 डिग्री का कोण शून्य कोण, 0 से आगे आए लेकिन 90 से कम, तो 0 से ज़्यादा और 90 से कम अर्थात 0 और 90 के बीच, 0 और 90 के बीच जितने भी कोण होंगे वे सब कहलाएंगे न्यून कोण। 90 से कम लेकिन ठीक 90 हो तो समकोण, एग्जैक्ट करेक्ट 90 डिग्री। 90 से आगे बढ़े तो 90 से आगे बढ़े मतलब 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, अधिक कोण। आज 180 से कम है लेकिन ठीक 180 हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम कहेंगे ऋजु कोण, सरल कोण। इस प्रकार से इस कोण को कहा जाता है। आगे और परिभाषाएं देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम 180 डिग्री तक आ गए कि अगर 180 डिग्री का कोण हो, अब कोण मान लो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, ये 180 डिग्री से ज़्यादा, ये कोण 180 से ज़्यादा। इस तरह से कोणों को इस तरह से बनाना चाहिए। ये कोण 180 डिग्री से ज़्यादा है तो इसको प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स कोण कहा जाता है।
तो 0, फिर 0 और 90 के बीच, फिर 90 और 180 के बीच, फिर ठीक 180। अब 180 से ज़्यादा, तो 180 से अगर ज़्यादा डिग्री का कोण हो तो ये कहलाता है दोस्तों प्रतिवर्ती कोण। अब स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये निर्भर करता है कि हम कोण का मेजरमेंट या नाप कौन सा चाहते हैं, ये चिन्ह लगाने से होता है। अगर आपने इसको इस तरह से लिखा तो हम समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से कोण की बात करें। अगर कोण इस प्रकार से बाहर से निशान लगा दिया जाए तो अब समझ में आएगा कि बाहर से की ओर से नापना है, और अगर अंदर निशान लगाया जाए तो अंदर की ओर का कोण नापना है। इसके बाद दोस्तों ये हो गया आपका प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आता है दोस्तों पूरक कोण। ये बहुत अच्छी से समझ लीजिए, पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हुए तो वे पूरक कोण कहलाएंगे, जैसे कि 60 डिग्री और 90 डिग्री, 30 डिग्री, दोनों का योग 90 डिग्री होता है तो ये पूरक कोण कहलाते हैं। मान लो ये 10 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, और अगर इन दोनों का योग 90 डिग्री बनता है तो ये पूरक कोण कहलाते हैं। तो यदि दो कोणों को मिलाने पर उनका योग 90 डिग्री बनता है तो वे पूरक कोण कहलाएंगे। लेकिन अगर इनका योग 180 डिग्री बनता है तो हम उनको समपूरक कोण कहेंगे। मान लो एक 110 डिग्री का है और एक 70 डिग्री का कोण है, तो दोस्तों ये समपूरक कोण कहलाते हैं। तो कई बार प्रश्न बन जाता है ऑब्जेक्टिव में, रिक्त स्थान में, कि दो समपूरक कोण में से एक 70 डिग्री का है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि वो समपूरक कोण है तो दोनों का योग 180 डिग्री बनेगा। अब उसमें से एक कोई सा भी कोण दे दिया, मान लो 70 डिग्री दे दिया, तो आप इसका उपयोग करके दूसरे कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों छोटे छोटे जो सवाल है कोणों से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं बार बार प्रयोग में आते हैं और लंबे समय तक आपको काम में आएंगे। गणित के साथ साथ फिजिक्स में भी ये काम में आते हैं। इसलिए कोणों की जानकारी को आप बहुत अच्छे से प्राप्त कर लीजिए, जिससे आपको आगे समस्या ना हो। इसलिए मैं इन कोणों को बहुत विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं। आपके पूरक कोण हो गए और समपूरक कोण हो गए। इसके बाद दोस्तों आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण को बहुत सरलतम तरीके से समझाया गया है। यदि दो कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, तो उभयनिष्ठ भुजा और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है उनके बीच बनने वाला कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। समझना, दो कोण हैं जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ है, दोनों का शीर्ष उभयनिष्ठ है, यही शीर्ष है, और भुजा भी एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो देखिए ये दो कोण हो गए, इनका शीर्ष उभयनिष्ठ है और एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाली। तो उभयनिष्ठ भुजा और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, के बीच बनने वाला कोण आसन्न कोण कहलाता है। बहुत सरलतम भाषा में अगर मैं कहूँ तो पड़ोसी कोण आसन्न कोण कहलाता है। जस्ट लगा हुआ, जिनके दो कोण के बीच में एक ही दीवार हो तो वे पड़ोसी कोण कहलाएंगे। पड़ोसी कोण कोई पारिभाषिक शब्द नहीं है, मैं अपनी ओर से समझा रहा हूँ समझने के लिए। तो पड़ोसी मतलब जिनके बीच में एक ही दीवार हो। तो ऐसे अगर दो कोण हैं जिनके बीच में एक ही दीवार हो तो वे दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। और जो दोनों के बीच में एक ही दीवार है, भुजा उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी और शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। तो इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर जो कोण बनेंगे इनको हम आसन्न कोण कहते हैं। दोस्तों रेखिक युग्म का प्रयोग इस अध्याय में प्रचुरता से किया गया है, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया गया है, और रेखिक युग्म की सहायता से बहुत सारे समस्याओं का समाधान भी किया गया है। इसलिए रेखिक युग्म को भली भांति समझ लें। रेखिक युग्म उसने क्या कहा है कि यदि किसी सरल रेखा पर, सरल रेखा किसी भी प्रकार से हो सकती है, मान लिया इस प्रकार से, ये एक सरल रेखा है, यदि किसी सरल रेखा पर कोई एक किरण खड़ी अवस्था में है, तो इससे बनने वाले
आसन्न कोण रैखिक युग्म कहलाएंगे। तो इससे बनने वाले आसन्न कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण रैखिक युग्म कहलाएंगे और इन दोनों कोणों का मान सदैव 180 डिग्री होता है। ये दोस्तों अभिग्रहित या अभिधारणा है, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होगा। अगर इसको कोण 1 नाम दे देता हूँ, इसको कोण 2 नाम देता हूँ, तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सरल रेखा इसी तरह खड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया कि ये किसी सरल रेखा पर एक किरण इस प्रकार से खड़ी हो, तब भी यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, ये जो दोनों कोण बन रहे हैं ये रैखिक युग्म कहलाएंगे। इसके लिए शर्त यह है कि एक सरल रेखा होना चाहिए, उसके ऊपर कोई किरण खड़ी हो, तभी रैखिक युग्म बनेगा। दोस्तों यहाँ पर रैखिक युग्म नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरल रेखा नहीं है, यहाँ पर केवल आसन्न कोण बन रहे हैं। यहाँ पर एक सरल रेखा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सरल रेखा का प्रयोग किसी भी प्रकार से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये एक सरल रेखा है और इस पर एक किरण खड़ी है, तो ये जो दो आसन्न कोण बन रहे हैं इनको हम रैखिक युग्म कहेंगे और इन दोनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म के नियम से, इसलिए इसको भली भांति आप समझ लें। इसके बाद आता है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा गणित में आता है, ज्यामिति में आता है। इसलिए शीर्षाभिमुख कोण किसको कहेंगे कि यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु के विपरीत ओर बनने वाले कोण, विपरीत ओर ये और ये, विपरीत ओर बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो ये वाला कोण भी विपरीत ओर बन रहा है, तो ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख है, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ दो कोण एक साथ पेयर में है, जोड़े में है, इसलिए ये भी शीर्षाभिमुख कोण है और ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो यदि दो सरल रेखाएं, ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, और दोनों अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु के दोनों ओर बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो दोस्तों ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी तो प्रतिच्छेद बिंदु के दोनों विपरीत ओर बनने वाले कोण हैं, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं, इसको हम आगे सिद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, इनको भली भांति समझ लीजिए, बहुत अच्छी से इनको देख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर ये पद आपको बहुत अच्छी से याद हो गए तो आपको सवालों को हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, इन पदों को आप भली भांति समझिए, देखिए और उसके बाद हम प्रश्नावली को हल करेंगे। अगर आप इनको अच्छे से देख लेंगे तो प्रश्नावली को हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगली प्रश्नावली का हल लेकर के आएँ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।